Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MDCAT session. आज के इस लेक्चर में हम A+ सीरीज का टेस्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस है बायो एनर्जेटिक्स। तो टेस्ट की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, photosystem 1 has chlorophyll A molecule which absorb maximum light of alpha 6 80 nanometer, beta 7 80 nanometer, Charlie 700 nanometer and delta 5 80 nanometer। अब अगर लाइट रिएक्शन देखें तो जिसमें फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर ये प्रोसेस देखें तो फोटोसिस्टम 2 जो है वो 680 नैनोमीटर लाइट को अब्सॉर्ब करता है, जबकि फोटोसिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर लाइट को अब्सॉर्ब करता है। इसी वजह से इसको P680 और P700 का नाम भी देते हैं। सो गिवन ऑप्शन में राइट ऑप्शन होगा चार्ली 700 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, which is a terminal acceptor of electron in electron transport chain? Alpha oxygen, beta cytochrome A, Charlie cytochrome A3 and delta water। तो एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है तो साइटोक्रोम B, C, A और A3 इनसे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है और फिर उसके बाद लास्ट पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन मौजूद होता है जो कि वो हाइड्रोजन या प्रोटॉन मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन मौजूद होते हैं उनको यूज करते हुए वाटर की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका मतलब टर्मिनल एक्सेप्टर जो कंसिडर किया जाएगा दैट विल बी ऑक्सीजन। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। Question number 3, graph which shows effectiveness of absorbed light is called alpha emission spectrum, beta effective spectrum, Charlie absorption spectrum and delta action spectrum। तो एक्चुअली जो ग्राफ शो करता है effectiveness of absorbed light, अब देखिए दो किस्म के हैं। एक जो ग्राफ शो करेगा रिलेटिव अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उसको नाम दिया जाएगा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन जो इफेक्टिवनेस शो करेगा जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स का पता चलेगा दैट इज कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रम। तो यहां पे कीवर्ड है इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस के लिए हम राइट ऑप्शन कहेंगे डेल्टा एक्शन स्पेक्ट्रम। Question number 4, dash is the site of light independent reaction? Alpha thylakoid membrane, beta thylakoid space, Charlie stroma and delta grana। तो एक्चुअली साइट फॉर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं और कैल्विन साइकिल का नाम भी देते हैं दैट इज स्ट्रोमा, जहां पे एंजाइम्स मौजूद होते हैं फॉर द डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जबकि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं उसके एंजाइम्स मौजूद होते हैं या जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्रेना पे। इस वजह से थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पर लाइट रिएक्शन होगा और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल चलेगा। सो राइट ऑप्शन यहां पे होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट्स ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज और अल्फा एटीपी, बीटा एनएडीपी, चार्ली एनएडीपी एंड एटीपी एंड डेल्टा एनएडीपी, एटीपी एंड ऑक्सीजन। तो एक्चुअली अगर आप लाइट रिएक्शन देखें तो ये प्रोसेस जिसको हम जी स्कीन का नाम भी देते हैं ये एक्चुअली एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन एनएडी को ट्रांसपोर्ट करने की बजाय सप्लाई कर देता है बैक फेरोडॉक्सिन टुवर्ड्स द पर्टिकुलर साइक्लिक मैनर। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ को आना शुरू हो जाएगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना शुरू हो गया सिर्फ इतने ही पार्ट पे। अब जिस वक्त इतने पार्ट पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब ये जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है इसमें इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ एटीपी की प्रोडक्शन जो कि हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, इस प्रोसेस के जरिए जो एटीपी को जनरेट किया जा रहा होता है फॉस्फोराइलेशन या एटीपी की फॉर्मेशन, दैट इज द ओनली प्रोसेस एट द टाइम ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। जबकि नॉन साइक्लिक के केस में एटीपी भी बनेगी और एनएडीएच की फॉर्मेशन दोनों प्रोसेस हो रहे होंगे। तो यहां पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, दैट विल बी एटीपी, दैट इज द ओनली प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। Question number 6, end product of glycolysis is alpha 4 ATP pyruvate, beta 3 NADH2 4 ATP pyruvate, Charlie 2 ATP 3 NADH2 and delta pyruvate 2 ATP and 2 FADH2। तो एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस अगर आप देखें तो इसमें दो मेजर फेजेस होते हैं। एक प्रिपरेटरी फेज होता है जिसमें ग्लूकोज से एक्चुअली ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इनकी इंटर कन्वर्जन होगी एक दूसरे में और उससे पे ऑफ फेज चलेगा जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड से पायरुवेट। तो एक्चुअली अगर ग्लूकोज को हम रिएक्टेंट कंसीडर करें और उससे पायरुवेट बने
तो इससे एक्चुअली दो किस्म के मेजर प्रोडक्ट्स जो है वो बन रहे हैं, एक एटीपी बन रही है और दूसरे नंबर पे NADH की फॉर्मेशन हो रही है। यहां पे एटीपी के मॉलिक्यूल जो हैं वो कितने बनेंगे, 4 एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, जबकि 2 NADH के मॉलिक्यूल जो है इससे प्रोड्यूस होंगे। अब ऑप्शन देखिए तो कहा गया 4 एटीपी पायरुवेट, तो ये बात ठीक है, 4 एटीपी बने हैं जिसमें से 2 कंज्यूम हो गए थे, हमें नेट या टोटल की बात नहीं की गई, इसलिए 4 एटीपी एंड 2 पायरुवेट की बात ठीक है। दूसरी ऑप्शन देखिए 3 NADH, अब 3 नहीं बनते 2 NADH बनते, इस वजह से ये बात गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन देखिए तो 2 एटीपी एंड 3 NADH, 4 एटीपी बनते हैं और 2 NADH, ये भी गलत हो गई। और डेल्टा ऑप्शन देखिए पायरुवेट 2 एटीपी एंड 2 FADH2, 2 FADH2 नहीं होते बल्कि 2 NADH2 होते हैं, यानी कि बाकी तीनों ऑप्शंस में गलती है, अल्फा ऑप्शन जो है वो ज्यादा सुटेबल ऑप्शन कंसीडर की जाएगी। Question number 7. Total NADH formed by one glucose molecule during Krebs cycle are alpha 6, beta 3, Charlie 8 and delta 18. अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो उससे 2 पायरुवेट बने, अब 2 पायरुवेट से 2 Krebs साइकिल चलेंगे। अब एक Krebs साइकिल में हम जानते हैं कितने NADH बन रहे हैं, एक यहां से बनेगा, दूसरा इस पोजीशन से और तीसरा इधर से, 3 NADH एक Krebs साइकिल से बनते हैं। तो अगर एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने तो 2 Krebs साइकिल चलेंगे, इसका मतलब 6 NADH जो है एक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के दौरान ड्यूरिंग Krebs साइकिल उनकी फॉर्मेशन होगी, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा यहां पे 6। अब क्वेश्चन में क्योंकि दिया गया है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर 1 पायरुवेट मॉलिक्यूल होता तो हम 3 NADH कहते, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसलिए इसको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पायरुवेट बने थे, 2 Krebs साइकिल चलेंगे, तो इसलिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 6 NADH विल बी formed. Question number 8. It is found in eukaryotic photosynthetic plants and algae except in photosynthetic bacteria. Alpha chlorophyll B, beta bacteriochlorophyll, Charlie carotenoids and delta chlorophyll A. अब देखिए जो क्लोरोफिल A है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तमाम जो यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं उनमें मौजूद होता है, चाहे वो कोई प्लांट हो चाहे कोई एल्गी हो, किसी भी किस्म का यूकैरियोटिक सेल जो है जो फोटोसिंथेटिक है उसके पास क्लोरोफिल ए होता है, जबकि बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए नहीं होता। और अगर क्लोरोफिल बी की या कैरोटीनॉइड की बात करें तो वो कुछ एल्गी में मौजूद होते हैं और कुछ में नहीं होते, जिस वजह से ए तमाम यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक का हिस्सा है एक्सेप्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए की बजाय बैक्टीरियो क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा डेल्टा क्लोरोफिल ए। क्वेश्चन नंबर 9. फॉर सिंथेसिस ऑफ शुगर इन द Calvin cycle, assimilating part is provided by a molecule is called alpha NADH, बीटा ATP, चार्ली NADPH एंड डेल्टा NADP। तो एक्चुअली दो किस्म की पार जो है वो मिलती है, रिड्यूसिंग पार एंड एसिमिलेटिंग पार। रिड्यूसिंग पार प्रोवाइड करता है NADPH और एसिमिलेटिंग पार प्रोवाइड करता है कौन, दैट विल बी ATP। तो यहां पे हमें एसिमिलेटिंग पार का एग्जैक्टली वर्ड पूछा गया है, सो राइट ऑप्शन विल बी ATP। अगर रिड्यूसिंग एंड एसिमिलेटिंग पार कहा जाएगा तो ATP एंड NADPH दोनों जो है वो राइट ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 10. Calvin cycle is also called as C3 pathway because, यानी कि Calvin cycle को C3 pathway, डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है इसी को C3 pathway कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हमें ऑप्शन में देखना है। अल्फा द आउटपुट इज 3 कार्बन कंपाउंड, ऐसा नहीं है, आउटपुट इसकी 3 कार्बन ही होती है, लेकिन इस बुनियाद पर इसको नहीं कहा जाता। बीटा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज द राइट ऑप्शन। यहां पे देखिए जब 3 कार्बन के मॉलिक्यूल जो है वो 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के साथ राइबोलोज बिस फॉस्फेट के साथ जुड़ते हैं, तो इससे सबसे पहले एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, और फिर इस अनस्टेबल मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है फॉस्फोग्लिसरेट में जो कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है और 6 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल जो बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट, दैट वाज एक्चुअली 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज C3 पाथवे। चार्ली ऑप्शन देखिए उसमें क्या गलत है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड, ये बात ठीक है लेकिन इस बुनियाद पर इसको ये नाम नहीं दिया जाता। डेल्टा 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज बिस फॉस्फेट आर यूज्ड, ये भी ठीक है, लेकिन हमें चूज क्या करना था कि इसको किस बुनियाद पर ये नाम दिया जाता है, तो वो एक्चुअली फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन कंटेनिंग होता है, इस वजह से इसको ये नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इन Krebs साइकिल इज अल्फा ऑक्सैलोएसीटेट, बीटा सिट्रेट, चार्ली सक्सिनेट एंड डेल्टा फ्यूमरेट। तो Krebs साइकिल के केस में हम कहते हैं ऑक्सैलोएसीटेट का मॉलिक्यूल
एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलता है तो उससे बनता है सिट्रेट। तो इसका मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था वो इस 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, तो एक्सेप्टर कौन हुआ? ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलकर सिट्रेट बनाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। अगर हम ये कहें कि प्रोडक्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलो एसीटेट तो दैट विल बी द सिट्रेट, जो कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। अब इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम होते हैं, जिस वजह से इसको हम सिट्रिक या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैरोटीनॉइड्स आर। अब यहां पे ऑप्शंस में कलर दिए गए कि वो अपीयर किस तरह का होता है। अल्फा में वायलेट एंड इंडिगो टू ब्लू, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। बीटा में इंडिगो एंड ब्लू टू ग्रीन, चार्ली ऑरेंज एंड येलो टू ग्रीन, एंड डेल्टा येलो एंड रेड टू ऑरेंज। तो ये एक्चुअली कैरोटीनॉइड्स जो है वो इस तरह से अपीयर होते हैं, जो कि येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट दैट अब्सॉर्ब स्ट्रांगली द ब्लू वायलेट रेंज ऑफ द लाइट। तो हमें ये बताना है कि कौन सी लाइट ये मैक्सिमम अब्सॉर्ब करते हैं, वो ब्लू वायलेट रेंज है, और जो लीस्ट अब्सॉर्ब होती है जिस वजह से वो उस कलर में अपीयर होते हैं वो कौन सा है? दैट इज येलो एंड रेड टू ऑरेंज। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। Question number 13, the copper containing electron carrier in photosynthetic electron transport chain is alpha plastoquinone, beta plastocyanin, charlie cytochrome B and delta ferredoxin। अब इसमें से जो बीटा ऑप्शन है प्लास्टोसायनिन, ये कॉपर कंटेनिंग है, उसके मुकाबले में बाकी जो है वो आयरन कंटेनिंग है। जैसे फेरेडॉक्सिन जो है वो आयरन कंटेनिंग होता है, इस तरह से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है वो भी आयरन कंटेनिंग जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, it refers to the initial incorporation of carbon dioxide into organic material. Alpha, reduction of carbon dioxide, beta, fixation of carbon dioxide, charlie, regeneration of carbon dioxide acceptor, and delta, regeneration of ribulose bisphosphate। तो क्वेश्चन है इनिशियल इनकॉर्पोरेशन। इनिशियल इनकॉर्पोरेशन जब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलता है तो इस प्रोसेस को नाम देता है फिक्सेशन, जिस वजह से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनकॉर्पोरेट हुआ टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इस स्टेप को इनिशियल इनकॉर्पोरेशन को नाम क्या दिया जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि केल्विन साइकिल या जो डार्क रिएक्शन है इसके 3 मेजर फेजेस होते हैं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड की इनकॉर्पोरेशन होगी जिसको नाम दिया जाएगा फिक्सेशन। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना था 3-फॉस्फोग्लिसरेट, इसकी रिडक्शन होगी जिसकी वजह से ग्लिसरेट का मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, और फिर उसके बाद जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट है या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है उसकी रीजनरेशन। तो 3 स्टेप में इसको डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटपुट ऑफ C3 पाथवे इज अल्फा 9, बीटा 18, चार्ली 36 एंड डेल्टा 72। अब ये क्वेश्चन भी केल्विन साइकिल से है। इसकी आउटपुट क्या है? G3P। एक 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से एक G3P आउटपुट हासिल करने के लिए एक्चुअली कितने एटीपी रिक्वायर्ड थे? 6 एटीपी यहां यूज हुए और 3 एटीपी यहां पे, यानी कि एक केल्विन साइकिल के लिए 9 एटीपी रिक्वायर्ड थे। अब आउटपुट ऑफ केल्विन साइकिल क्या है? G3P। अब ग्लूकोज बनाने के लिए 2 G3P चाहिए क्योंकि 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है G3P और ग्लूकोज 6 कार्बन है, तो इसका मतलब 2 केल्विन साइकिल जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड अगर चलेंगे तो केल्विन साइकिल 1 चलेगा, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे तो 2 G3P जो है वो उससे आउटपुट हासिल की जा सकेगी। इसका मतलब ये डबल होना चाहिए। एक केल्विन साइकिल के लिए 9 एटीपी चाहिए थे, तो 2 केल्विन साइकिल के लिए 18 एटीपी रिक्वायर्ड होंगे ताकि जो उससे आउटपुट हासिल हो उससे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया जा सके। यानी कि हम यहां पे ऑप्शन क्या चूज करेंगे? दैट विल बी 18 एटीपी रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। 1 G3P नहीं कहा गया, अगर G3P कहा जाता तो फिर हम कहते हैं 9 मॉलिक्यूल। जब ग्लूकोज कहा गया तो 2 G3P चाहिए, इसका मतलब रिएक्शन डबल हो जाएगा और 9 के बजाय 18 एटीपी रिक्वायर्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड बाय वर्किंग ऑन अल्फा स्पायरोगेरा, बीटा अल्वा, चार्ली रोज एंड डेल्टा मार्केंशिया। तो एक्चुअली जो पहली दफा TW एंजलमैन साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली दफा 1883 में ये रिएक्शन जो है वो परफॉर्म किया, और इस प्रोसेस में उन्होंने स्पायरोगेरा को यूज किया जो कि
इस प्रोसेस में एक्शन स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके ऊपर उसने कुछ एरोबिक बैक्टीरिया जो है उनको स्प्रे किया और देखा कि किस जगह से ऑक्सीजन की एमिशन ज्यादा है उस जगह पे एरोबिक बैक्टीरिया अकोमुलेट हो जाते थे, और इस बेस पर उसने कहा कि फोटोसिंथेटिक रीजन जो है वो ब्लू और रेड लाइट का रीजन, वहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है और येलो और ग्रीन एरिया में मिनिमम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरोफिल अब्सॉर्ब मेनली अल्फा वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज येलो, बीटा ब्लू ऑरेंज एंड येलो ग्रीन, चार्ली ऑरेंज रेड एंड ग्रीन येलो एंड डेल्टा वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड। तो एक्चुअली जो मैक्सिमम अब्सॉर्ब होती है वो प्लांट का कलर ऑब्जर्व नहीं हो सकता। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वही हमें नजर आता है, जो कलर अब्सॉर्ब हो जाता है वो नजर नहीं आता। जैसा कि हम अगर डार्क ब्लैक कलर देखें तो ब्लैक कलर में क्योंकि सारे कलर ही अब्सॉर्ब हो जाते हैं हमें कोई कलर नजर नहीं आता, इसलिए ब्लैक हो जाता है। और जिसमें कोई कलर अब्सॉर्ब नहीं होता, सारे कलर रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, वो व्हाइट हो जाता है। लेकिन जहां से ब्लू कलर हमें नजर आ रहा है तो इसका मतलब बाकी सारे अब्सॉर्ब हो गए हैं, सिर्फ ब्लू कलर वहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब प्लांट हमें नजर आते हैं ग्रीन, इसका मतलब ग्रीन कलर जो है वो उनमें से रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या है, क्लोरोफिल अब्सॉर्ब मेनली, क्लोरोफिल किसको अब्सॉर्ब करता है, तो जिसको अब्सॉर्ब करेगा वो कलर नजर नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब वॉयलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड हमें प्लांट का कलर नजर नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कलर अब्सॉर्ब होता। बाकी तमाम ऑप्शन में देखिए तो येलो और ग्रीन कलर जो है वो ऑप्शन में दिया गया है, इसका मतलब वो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा येलो ब्लू एंड ऑरेंज रेड। Question number 18. The synthesis of ATP with the help of light energy in light dependent phase of photosynthesis is called alpha substrate level of phosphorylation, beta oxidative phosphorylation, चार्ली cyclophosphorylation and delta photophosphorylation। यानी कि जो ATP की फॉर्मेशन है वो फॉस्फोराइलेशन होती है। अब फॉस्फोराइलेशन डिफरेंट टाइप की होती है, अगर वो ऑक्सीडेशन की वजह से हो तो उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और अगर किसी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बनने के दौरान एनर्जी रिलीज हो या फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिलीज हो और एटीपी की फॉर्मेशन हो तो उसे हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जबकि अगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से एनर्जी रिलीज हो और एटीपी बने तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहां पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, इसलिए हम आसानी से आंसर कर सकते हैं दैट विल बी फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू अल्फा 2 फेजेस, बीटा 3 फेजेस, चार्ली 4 फेजेस एंड डेल्टा 5 फेजेस। तो ये बड़ा सिंपल सी बात है, 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट इज अल्फा राबिस्को 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, बीटा राबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेस एंड डेल्टा रुबिस्को। अब देखिए जो अल्फा और बीटा ऑप्शन है उसमें रुबिस्को कॉमन दे दिया, यानी कि ऑक्सीजनेस और कार्बोक्सिलेज CO को शो करता है, राइबिलोज RU को शो करता है, BIS बिसफॉस्फेट या 1,5 बिसफॉस्फेट के लिए है, C कार्बोक्सिलेज एंड O ऑक्सीजनेस। यानी कि ये मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है और इसी को हम कहते हैं दैट इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, क्योंकि प्रोड्यूसर मैक्सिमम है इसलिए ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। जबकि डेल्टा में राइबिलोज बिसफॉस्फेट ये मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ये एज सच एंजाइम या प्रोटीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइटोल टेल इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम। तो फाइटोल एक्चुअली हाइड्रोकार्बन होती है जो C20H39 पर मुश्तमिल होती है, तो इसका मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन आइटम होते हैं। बीटा ऑप्शन देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आइटम, तो नाइट्रोजन एज सच उसमें नहीं होता। चार्ली कार्बन और नाइट्रोजन, ये भी गलत है, और डेल्टा में भी नाइट्रोजन दिया गया है, नाइट्रोजन नहीं होता उसमें, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। इसी वजह से हम फाइटोल टेल का जो फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज C20H39। क्वेश्चन नंबर 22, डैश प्रोवाइड energized electrons, alpha ATP, beta assimilating part, charlie NADPS2 and delta carbon dioxide।
तो जो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है वो कौन है, NADPH2, जिसकी रिडक्शन की वजह से NADP का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है और उससे एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन हासिल होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ये रिड्यूसिंग पावर रखता है और ATP जो है वो असिमिलेटिंग पावर रखती है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। The output of a single Calvin cycle is a alpha G3P, beta ribulose bisphosphate, Charlie 3PGA, जिसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का नाम देते हैं, एंड डेल्टा स्टार्स। तो आउटपुट ऑफ सिंगल कैल्विन साइकिल, एक कैल्विन साइकिल चलेगा तो 3 कार्बन वाला जो 3 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के वो यूज होंगे और 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो है वो हासिल होगा एज अ G3P। तो इसका मतलब आउटपुट ऑफ सिंगल कैल्विन साइकिल क्या होगी, G3P। अल्फा विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। Question number 24. The most common fuel used by the cell to provide energy by respiration is alpha G3P, beta glucose, Charlie sucrose and delta pyruvate. तो मोस्ट कॉमन फ्यूल जो कि एक सेल सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान इस्तेमाल करता है दैट इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पायरुवेट में तोड़ा जाता है ग्लाइकोलाइसिस के जरिए। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है एक्टिवेशन के लिए और फिर एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रब साइकिल में ऐड होता है जिससे NADH और FADH2 की प्रोडक्शन होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल करते हुए ATP सिंथेसाइज की जाती है। ये कंप्लीट रिएक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसमें ग्लूकोज एज अ रिएक्टेंट था और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एज अ प्रोडक्ट हासिल होते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 25. It is the process by which energy is made available to cell in a step-by-step breakdown of C chain molecule in the cell. Alpha external respiration, beta internal respiration, Charlie cellular respiration and delta fermentation. अब external respiration हम कहते हैं breathing, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एल्वेलाई टू द टुवर्ड्स द टिश्यू, ये इंटरनल रेस्पिरेशन होती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें सेल के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की जो कार्बन के दरमियान बॉन्ड्स मौजूद होते हैं और CH बॉन्ड्स हैं, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड्स के जरिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में तोड़ दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। सो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26. Pyruvate, the end product of glycolysis, follows different catabolic pathway depending on alpha size of the organism. ऐसा नहीं है size of the organism पे ये डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये सेल लेवल पे होनी है, ऑर्गेनिज्म लेवल पे तो ऐसा नहीं है। बीटा अवेलेबिलिटी ऑफ ATP, ऐसा भी नहीं है ATP अवेलेबल है या नहीं है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। द ऑर्गेनिज्म एट मेटाबॉलिक कंडीशन, दैट इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। इसमें कहा गया कि ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा, जैसे ह्यूमन जो है उनमें हमेशा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, यीस्ट के केस में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और ह्यूमन में नॉर्मल कंडीशन में लैक्टिक एसिड की बजाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। तो एक्चुअली ऑर्गेनिज्म एंड मेटाबॉलिक कंडीशंस पे ये डिपेंड करेगा, जैसे ह्यूमन के केस में नॉर्मल कंडीशंस है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, और अगर कंडीशन जो है वो सर्कमस्टांसेस जो है वो अनफेवरेबल हैं, जैसे लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है बॉडी में, तो उसकी वजह से फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन या जिसको हम कहें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तरफ जाना होता है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। Question number 27. Lactic acid fermentation occurs in alpha yeast cell, beta human muscle cell, Charlie fungal cell and delta eukaryotic cell. तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो ह्यूमन मसल सेल्स में हो रही होती है, जबकि यीस्ट जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं, और जो फंगल सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल एक जनरल टर्म है, फंगल सेल में यीस्ट सेल एग्जांपल आ सकती है, उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं हम, और जो यूकैरियोटिक सेल है ये जनरल है, उसमें ह्यूमन सेल भी है, यीस्ट भी और बाकी भी बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं, इसलिए जनरल टर्म के बजाय हम स्पेसिफिक ह्यूमन मसल सेल को चूज करेंगे जिसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। Question number 28. Dash play a part in cellular respiration by transferring the energy of the organic molecule to the chemical bond of ATP. Alpha chloroplast, beta mitochondria, Charlie endoplasmic reticulum and delta Golgi apparatus. Cellular respiration ये कीवर्ड है जिसके जरिए ATP प्रोड्यूस होती है, तो ये कहां पे हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें जो ग्लाइकोलाइसिस है ये साइटोसोल में होगी, जबकि क्रब साइकिल का जो प्रोसेस है इसमें पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और जो बाकी का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो इसका मतलब क्रब साइकिल
माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म में। तो इसका मतलब यहां पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हमारे पास है बीटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 29, phosphorylation of glucose by ATP takes place in the alpha first step of glycolysis, beta fifth step of glycolysis, Charlie seventh of glycolysis and delta ninth step of glycolysis। तो ग्लाइकोलाइसिस के किस स्टेप पे जो फॉस्फोराइलेशन होती है, तो दो स्टेप है, एक है जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना है वहां पे, और दूसरा थर्ड है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अगर हमें यहां पे थर्ड स्टेप भी दिया होता तो क्या वो राइट ऑप्शन था? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है? फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप में ही हो जाती है, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 30, Krebs cycle begins when a 2 carbon unit from acetyl coenzyme A react with 4 carbon molecule oxaloacetate to produce alpha malate। मैलेट तो 4 कार्बन वाला है, 2 कार्बन और 4 कार्बन मिलकर तो 6 कार्बन बनने चाहिए। इसी तरह से बीटा में अल्फा कीटोग्लूटरेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट भी 5 कार्बन वाला है, ये भी नहीं बन सकता। चार्ली सिट्रेट, तो सिट्रेट एक्चुअली 6 कार्बन वाला है, जिसमें 4 कार्बन वाला ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलके सिट्रेट की फॉर्मेशन करेगा। इसी वजह से हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी देते हैं, और यही Krebs साइकिल भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, in respiratory electron transport chain cytochrome B is reduced by alpha NADH, beta FADH2, Charlie cytochrome C and delta coenzyme Q। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे की रिडक्शन होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइटोक्रोम बी इज रिड्यूस्ड बाय, तो रिड्यूस्ड होगा किससे? साइटोक्रोम बी होगा कोएंजाइम क्यू से, क्योंकि कोएंजाइम क्यू इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी की तरफ, सी से ए एंड देन A3 एंड देन टुवर्ड्स ए। अब एक मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करता है वो रिड्यूस हो जाता है, और जिसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब साइटोक्रोम बी रिड्यूस्ड हुआ और कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब जैसे ही बी से सी की तरफ जाएगा तो साइटोक्रोम सी जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा और साइटोक्रोम बी जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा। अल्टीमेटली कोएंजाइम क्यू से ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, जहां पे प्रोटॉन को इस्तेमाल करके फिर एंड प्रोडक्ट वाटर जो है उसकी फॉर्मेशन कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन कंजक्शन विद रेस्पिरेटरी चेन इन द अल्फा outer membrane of mitochondrion, beta matrix of mitochondrion, Charlie Christie of mitochondrion and delta inner membrane of mitochondrion। तो एक्चुअली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, और वो कहां पे चलती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, जिसमें इनर मेम्ब्रेन पे F1 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जो कि पर्टिकुलरली ये प्रोसेस जो है वो कर रहे होते हैं। अब क्रिस्टी जो है वो एक पर्टिकुलर इनर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए हम इनर मेम्ब्रेन कंप्लीट को कंसीडर करते हैं। इनर मेम्ब्रेन में एक प्रोट्रूडिंग पार्ट सिर्फ क्रिस्टी कहलाता है, तो क्रिस्टी की बजाय अगर इनर मेम्ब्रेन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा तो दैट इज मोर सुटेबल वर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, the ATP molecule is used by cell as a source of energy for various functions except alpha active transport, इसमें ATP इस्तेमाल होती है। बीटा मस्कुलर कंट्रैक्शन, मस्कुलर कंट्रैक्शन में भी ATP को इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी इस्तेमाल होती है। नर्व कंडक्शन, इसमें भी हम कहते हैं कि जब सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होते हैं तो उस वक्त भी एनर्जी इस्तेमाल होती है ATP। डेल्टा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, सो नो ATP इज रिक्वायर्ड, सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। Question number 34, synthesis of ATP in the presence of oxygen is called alpha cyclic phosphorylation, beta photophosphorylation, Charlie oxidative phosphorylation and delta non-cyclic phosphorylation। तो एक्चुअली जिस वक्त ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगा तो उसको नाम दिया जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान इन केस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। Question number 35, the breaking of terminal phosphate of ATP releases about dash energy, alpha 0.73 किलो कैलोरी, ये गलत है, बीटा 7.3
3 कैलोरी, ये भी गलत है, चार्ली 73 किलो कैलोरी एंड डेल्टा 7.3 किलो कैलोरी। तो एक्चुअली एटीपी से एडीपी जब बनता है तो टर्मिनल फॉस्फेट रिमूव हो जाता है एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और उससे 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। Question number 36. At the end of Calvin cycle, 3 molecules of 5 carbon ribulose bisphosphate are regenerated from alpha 3 molecule of G3P, beta 4 molecule of G3P, Charlie 5 molecule of G3P and delta 6 molecule of G3P। तो एक्चुअली जो मॉलिक्यूल बने थे 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 6 बने थे और इन 6 में से एक जो है वो आउटपुट के तौर पर निकल गया और 5 रह गए। अब 5 मॉलिक्यूल है 3 कार्बन वाले, अगर 5 मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन वाले तो टोटल कार्बन कितने हो गए 15 और इनकी जो रीअरेंजमेंट से बनता है 3 मॉलिक्यूल बनते हैं 5 कार्बन वाले, तो इसके पास भी कितने मॉलिक्यूल होंगे 15 कार्बन होंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P will rearrange to form 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबुलोज बिसफॉस्फेट। इस प्रोसेस के दौरान 3 एटीपी के मॉलिक्यूल भी यूटिलाइज होते हैं। Next question, question number 37. Photosynthesis is a alpha catabolic process, beta oxidation process, Charlie reduction process and delta redox process। तो photosynthesis में oxidation as well as reduction दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम नाम कर देते हैं redox reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको नाम दे देता है redox reaction। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। Question number 38. All of the following are correct with respect to Calvin cycle of photosynthesis except alpha, it involves reduction of carbon dioxide, beta, it is formation of carbohydrate, Charlie, it may occur in light as well, डेल्टा इट रिक्वायर्स डार्कनेस। तो एक्चुअली डार्क रिएक्शन कहा जाता है, मिसलीडिंग ये समझा जाता है कि ये डार्कनेस में होगा, एक्चुअली ये डार्कनेस में नहीं होगा, ये लाइट में ही होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इस्तेमाल कर रहा है। जब डार्कनेस हो जाएगी तो उस वक्त तो एज सच लाइट रिएक्शन ही नहीं हो रहा, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन नहीं है, इस वजह से डार्क रिएक्शन भी नहीं चल सकेगा। इसी वजह से हम इसको प्रॉपर्ली कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। हमें इस क्वेश्चन में एक्सेप्शनल केस को चूज करना था कि कौन सा प्रोसेस केल्विन साइकिल से रिलेटेड नहीं है, तो इट रिक्वायर्स डार्कनेस, ये बात गलत है, ये डार्कनेस रिक्वायर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। इन ग्लाइकोलाइसिस 2PG यानी कि 2-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट by alpha oxidation, beta hydration, Charlie dehydration and delta reduction। तो ये एक्चुअली 9th स्टेप है जिसमें 2-फॉस्फोग्लिसरेट जिसको 2PG कहा जाता है that will be converted into phosphoenol pyruvate। ये जो रिएक्शन हुआ इसके दौरान एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला जिस वजह से हम इसको नाम देते हैं डिहाइड्रेशन। अगर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता तो हम कहते हैं दैट इज हाइड्रेशन। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली डिहाइड्रेशन। Question number 40. The steps of glycolysis which yield ATP is or are alpha step number 7 and 2, beta step number 10 and 3, Charlie step number 7 and 10 and delta step number 1 and 3। तो स्टेप नंबर 1 and 3 पे तो ATP यूज हो रही है, रिलीज नहीं हो रही, जबकि स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10 पे एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। 2 एटीपी के मॉलिक्यूल स्टेप नंबर 7 पे होंगे और 2 स्टेप नंबर 10 पे। 4 एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे जबकि 2 एटीपी के मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए थे। इसी वजह से इसको प्रिपरेटरी फेज कहा था क्योंकि यहां पे एटीपी यूटिलाइज हो रही है और पे ऑफ फेज में या ऑक्सीडेटिव फेज में एटीपी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो स्टेप नंबर 7 and 10 दैट विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41। Enzyme succinate dehydrogenase converts succinate into alpha fumarate, beta malonic acid, Charlie citrate and delta malate। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो कन्वर्ट करता है सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। ये यहां पे क्रेब्स साइकिल में एज सच ये एंजाइम का नाम नहीं दिया, लेकिन अगर क्रॉस रेफरेंस में आपको याद हो जब हम एंजाइम का चैप्टर पढ़ रहे थे, इनहिबिटर्स के लास्ट पे कंपैटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल दी गई है, उसमें इस रिएक्शन को डिस्कस किया गया कि जब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है तो सक्सिनेट रिएक्टेंट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, और अगर सक्सिनेट की बजाय इनहिबिटर आ जाए मेलोनिक एसिड तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता जो कि एज अ कंपैटिटिव इनहिबिटर काम करता है। तो ये रिएक्शन हमें बाजू का लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का हिस्सा है जिसमें एंजाइम्स में ये बात जो है वो डिस्कस की गई है। सो राइट ऑप्शन विल बी
alpha. Question number 42. In light independent stage of photosynthesis, the carbon dioxide combines with dash to form an unstable 6 carbon intermediate alpha glyceraldehyde 9 phosphate. ग्लिसरैल्डिहाइड 9 फॉस्फेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, तो 9th कार्बन पर कैसे अटैच हो गया, ये बात ही गलत है. बीटा हेक्सोज शुगर, तो एक्चुअली इन केस ऑफ केल्विन साइकिल ट्रायोज शुगर बनती है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, हेक्सोज की फॉर्मेशन ही नहीं होती, इसलिए ये भी एक्सक्लूड किया जा सकता है. चार्ली ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट नहीं बनता, या तो फॉस्फोग्लिसरेट बनता है या ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, ये भी गलत हो गया. और डेल्टा में राइबुलोज बिस फॉस्फेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है किसके साथ, राइबुलोज बिस फॉस्फेट के साथ. 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो है वो 1 कार्बन के साथ मिलता है, जिसकी वजह से 6 कार्बन वाला अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनता है. और फिर ये क्योंकि अनस्टेबल है, फौरन से रेडिली डिसोसिएट इनटू 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट. तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके 6 कार्बन वाला इंटरमीडिएट बना देगा जो कि अनस्टेबल होगा. क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए. इन केमियोस्मोसिस द प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन जो है पंप मूव फ्रॉम अल्फा स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, बीटा स्ट्रोमा टू साइटोप्लाज्म, चार्ली ल्यूमेन टू स्ट्रोमा एंड डेल्टा साइटोप्लाज्म टू स्ट्रोमा. तो एक्चुअली केमियोस्मोसिस के दौरान ल्यूमेन जो फ्री स्पेस होती है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होती है, वहां से प्रोटॉन को पंप किया जाता है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, और उसमें एटीपी जो सिंथेज है उसमें से जब हाइड्रोजन या प्रोटॉन पंप करता है तो एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होता है. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या ल्यूमेन, ल्यूमेन कहा जाता है एनी फ्री स्पेस, जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है उसमें से जब स्ट्रोमा की तरफ आएगा तो उसमें ये जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जाएगी. क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज मैक्सिमम अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, अल्फा रेड, बीटा ग्रीन, चार्ली येलो एंड डेल्टा इंडिगो. तो एक्चुअली क्लोरोफिल से 2 मैक्सिमम जो है वो कलर अब्सॉर्ब किए जाते हैं, ब्लू एंड रेड. तो यहां पे गिवन ऑप्शन में से रेड जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा, जबकि ग्रीन, येलो एंड इंडिगो ये लीस्ट अब्सॉर्ब कलर कंसिडर किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व सिंगल फोटोसिस्टम, अल्फा नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन. अब नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में फोटोसिस्टम 2 और 1 दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर सकते. बीटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में होती है, वो फोटोसिंथेसिस में होती नहीं, इसलिए उसको यहां कंसीडर नहीं किया जा सकता. चार्ली फोटोफॉस्फोरिलेशन. अब फोटोफॉस्फोरिलेशन तो उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन लाइट डिपेंडेंट डायरेक्शन, ये भी नहीं हो सकता. और डेल्टा साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, तो ये बात ठीक है, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के दौरान सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होता. इसीलिए हम कहते हैं फोटोसिस्टम 2 से जब फोटोसिस्टम 1 की तरफ जब ये नॉन साइक्लिक रिएक्शन होगा तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जिस वक्त सप्लाई ऑफ एटीपी की कमी हो जाती है, प्लांट के पास एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, जो कि जिसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 जो है वो अब लाइट को यूज करता रहेगा और फोटोसिस्टम 2 जो है वो एज सच लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करेगा. इस वजह से राइट ऑप्शन होगा डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 46. टोटल FADH2 फॉर्म्ड बाय 1 ग्लूकोज इन Krebs साइकिल, अल्फा 2, बीटा 4, चार्ली 6 एंड डेल्टा 8. अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि FADH2 कितने बने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से. देखिए एक Krebs साइकिल जब चलता है तो एक Krebs साइकिल से एक्चुअली एक Krebs साइकिल के दौरान एक FADH2 बनता है. किस पोजीशन पे? जब सक्सिनेट से फ्यूमारेट बन रहा है. हमें क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज से. एक ग्लूकोज जब टूटेगा तो 2 पायरुवेट बनेंगे. अब 2 पायरुवेट बने तो इसका मतलब 2 Krebs साइकिल चलेंगे. तो इसका मतलब हम राइट ऑप्शन क्या कंसीडर करेंगे? 2FADH2. क्वेश्चन नंबर 47. विच पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब लाइट? अल्फा फाइटोल, बीटा पोरफायरिन रिंग, चार्ली पायरोल एंड डेल्टा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के 2 हिस्से होते हैं. एक को हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग जो कि 4 पायरोल रिंग से मिलकर बना होता है, और दूसरी फाइटोल टेल. अब जो
पोरफायरिन रिंग है वो हाइड्रोफिलिक होता है, लाइट अब्सॉर्बिंग होता है, जबकि फाइटोल टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है और एंकरिंग होती है जो कि लाइट अब्सॉर्ब नहीं कर सकती। इसका मतलब लाइट अब्सॉर्बिंग रीजन जो है वो पोरफायरिन रिंग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, every molecule of NADH fed into electron transport chain produces alpha 6 ATP, beta 2 ATP, Charlie 4 ATP and delta 3 ATP। तो एक्चुअली NADH जो है वो 3 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करता है, ना कि 4 ATP, जबकि FADH2 का मॉलिक्यूल जो फेड किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उससे 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए, विच वन इज करेक्टली मैच्ड विद टेल ऑफ क्लोरोफिल? अल्फा हाइड्रोफिलिक, बीटा हाइड्रोफोबिक, चार्ली लाइट अब्सॉर्बिंग एंड डेल्टा पोरफायरिन रिंग। तो हमें पूछा क्या गया कि करेक्टली मैच क्या करता है टेल ऑफ क्लोरोफिल से? तो टेल ऑफ क्लोरोफिल एंकरिंग होती है और हाइड्रोफोबिक होती है, और उसके साथ साथ ये हाइड्रोकार्बन पर यानी कि C20H39 पर मुश्तमिल होती है, जिसको हम फाइटोल टेल भी कहते हैं। सो यहां पे राइट ऑप्शन होगा बीटा हाइड्रोफोबिक। Question number 50, succinate is converted into malate by alpha NAD mediated oxidation, beta FAD mediated oxidation, Charlie NADH mediated oxidation and delta FADH mediated oxidation। तो एक्चुअली अगर इस प्रोसेस में देखें सक्सिनेट से मैलेट बने तो फ्यूमरेट जो है वो इंटरमीडिएट था और उसमें FAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन, क्योंकि FAD से FADH2 बना है तो इसका मतलब FAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन के जरिए सक्सिनेट से मैलेट बनेगा। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? बीटा FAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन। सो यहां तक आज की हमारे टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।